हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप केवीएस टीजीटी की बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप केवीएस टीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम कुल 100 प्रश्न। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर व्याख्या भी करेंगे। परसों इसका एग्ज़ाम है 13 फरवरी को हिंदी का, और बता दें कि काफ़ी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं हम, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कई प्रैक्टिस आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन। जार्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक कहानी में नाक जिसका प्रतीक है वो क्या है? नाक किसका प्रतीक होता है? अभी आप सोच कर बताइए। नाक इज्जत का प्रतीक होता है। और ये जो कहानी है जार्ज पंचम की का नाक, यह कमलेश्वर की कहानी है। किसकी? कमलेश्वर की कहानी है, तो विकल्प ए सही है। कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास सुबह दोपहर शाम का प्रकाशन कब हुआ? सुबह दोपहर शाम का प्रकाशन कब हुआ? तो 1982 में हुआ है। विकल्प ए सही है, 1982। सो सेज पर संस्कृत किसके द्वारा रचित उपन्यास है? यह एक उपन्यास है, ये ध्यान में रखना है। और सेज पर संस्कृत जो उपन्यास है, इसके रचनाकार मधु कांकलिया जी हैं। कौन है? मधु कांकलिया। विकल्प बी सही है इस प्रश्न का उत्तर। अज्ञे को किस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वह 1964 में मिला था। कब मिला था? 1964 में। और वह रचना है आंगन के पार द्वार। विकल्प सी यहाँ पर सही है। लेखक नागार्जुन हिमालय की बेटियां, नागार्जुन क्या है? हिमालय की बेटियां के लेखक हैं। शीर्षक निबंध में नदियों को किन रूप में देखते हैं? यह नदियों को बहन, बेटी और प्रेयसी के रूप में देखते हैं। विकल्प सी सही है। और बता दें कि काका कालेकर जो हैं इन नदियों को लोकमाता की संज्ञा उन्होंने दी है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही है। और रक्त और हमारा शरीर, रक्त और हमारा शरीर, यह एक निबंध है। इसमें एनीमिया की प्रमुख तत्वों की कमी के कारण होता है। मतलब एनीमिया किसके कमी के कारण होता है ये बताना है। तो बता दें कि निबंध के अनुसार पूछ रहा है। दूध की कमी, हरी सब्जी की कमी, अंडा गोश्त की कमी, तो इन सभी की कमी के कारण होता है इस निबंध के अनुसार। तो विकल्प डी सही है। ठीक है ना। इसके लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं, रक्त और हमारा शरीर के। काठ की घंटियां शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? काठ की घंटियां जो है इस शीर्षक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। विकल्प सी सही है। रहीमदास ने खेल कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? क्या कह रहा है? रहीमदास ने खेल कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो वह भाषा है संस्कृत, फारसी और हिंदी। विकल्प ए सही है। इनका, रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में जो है शंकर की स्तुति की गई है। आप जानते हैं अयोध्या कांड है रामचरितमानस में, और रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित तुलसीदास की रचना है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, जिसका नाम क्या था? अयोध्या था। अयोध्या ही होगा ना। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता और उसका दूसरा नाम हो। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उसमें कौन से नगर का नाम आएगा? तो उसमें अयोध्या नगर का नाम आएगा। आप सरयू नदी के किनारे और अवध में, यही था। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित हैं? अब देख लीजिए, यहाँ पे प्रयागराज गंगा नदी के किनारे है, और यहाँ पे सरयू नदी का राज। जम्मू कश्मीर में गंगा नदी बहती है, सरयू नदी बहती नहीं है ना, तो गंगा बहती है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऐसे आप भी दिमाग लगा सकते हैं। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में कितनी कहानियां हैं? सोजे वतन अंग्रेज सरकार द्वारा बैन किया गया था यह पुस्तक। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, और इसमें 5 कहानियां हैं कुल संकलित। विकल्प सी जो है सही है। 5 5 कहानियां हैं। उर्दू कहानियों का संग्रह है ये। पार नजर के पार नयर पार नजर के जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित रचना की विधा का क्या नाम है? पार नजर के विष्णु जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित इसकी विधा बताना है। तो बता दें, विधा जो है वह है कहानी। ठीक है, विकल्प डी सही है। स्टोरी ऑफ लाइफ किस
रचनाकार की आत्मकथा है। स्टोरी ऑफ लाइफ जो है यह हेलेन केलर की रचना है। विकल्प बी सही है, हेलेन केलर। और जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़्यो। उपर्युक्त सवैया किस कवि द्वारा रचित है? कवि का नाम तुलसीदास है। विकल्प बी सही है। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़्यो, यह तुलसीदास की पंक्ति है। भारत की खोज रचना के अंतर्गत पुराने तुर्क और दूसरी जातियों को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी। ठीक है। भारत की खोज रचना के अंतर्गत जो पुराने तुर्क और दूसरी जातियां अफगानिस्तान मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से उनकी जातियां आने से पहले उनकी जातियां क्या थी? तो बौद्ध जाति के थे ये सब। विकल्प ए सही है। सब नहीं थे, लेकिन जिनकी बात किया जा रहा है इस रचना में। हिंदुस्तान और दक्षिणी के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी राष्ट्र छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। उपर्युक्त कथन किसका है? यह कथन बता दें। वारेन हेस्टिंग का है। विकल्प बी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। विकल्प सी सही है। और पाली भाषा में। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। अंकगणित पर आधारित पुस्तक लीलावती के रचनाकार कौन है? लीलावती के रचनाकार जो है भास्कर द्वितीय हैं। विकल्प सी सही है। यह एक अंक गणित की पुस्तक है लीलावती। कविता के निम्नलिखित पंक्ति पढ़कर बताइए कि यह किस वस्तु का वर्णन है इसमें। तो फूटे हैं आमों में बैर, फूटे हैं आमों में बौर, आमों में बौर, और भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। ये आने वाले कुछ समय में, जो आने वाला समय उसी की बात कर रहा है, बसंत समय की बात कर रहा है। विकल्प बी सही है। और हरिशंकर परसाई किस रूप में प्रसिद्ध हैं? हरिशंकर परसाई जो हैं ये व्यंग के रूप में जाने जाते हैं, व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई मुख्य रूप से। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है ना। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख सुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है रामदरस मिश्र का। किसकी पंक्ति है? रामदरस मिश्र का। और पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, बिना दरवाजे का मकान, ये सब इनकी रचना है। इस्मत चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था? इस्मत चुगताई का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। विकल्प डी सही है, इस्मत चुगताई। निम्नलिखित में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? नरोत्तम दास की विख्यात कृति कौन सी है? तो सुदामा चरित है। विकल्प बी डी सही है, सॉरी, विकल्प डी सही है। और यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दिया गया है, दूसरे तरफ रचनाकार दिया हुआ है। बताना है। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, किसकी यह पंक्ति है? तो ये पंक्ति है रस खान की। ठीक है। बसो बसो मह नैनन में नंदलाल, यह मीरा की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है। और भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। और मैया कबहीं बढ़ेगी छोटी, यह सूरदास की पंक्ति है। तो इसमें पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। राजा तो डरपोक है, राजा तो डरपोक है, तुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी, यह किसका कथन है? राजा तो डर गया मुझसे, राजा तो डरपोक है मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी, किसका कथन है? यह कथन बता दें कि संजय का है। विकल्प बी सही है। ठीक है, संजय का है। संजय की रचना बात करें तो एक कामरेड का कोट याद कर लीजिए। सृंजय है, संजय नहीं। सृंजय की रचना एक बहुत ही प्रसिद्ध है, कामरेड का कोट। राजन राजन जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है, यह बात ठीक है कि
पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं, इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। लाख का घर पाठ के संबंधित उक्त कथन किसका है? राजन तो ऐश्वर्यवान है, यही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव अपने आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं, इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। लाख का घर पाठ से संबंधित उक्त कथन कथन जो है यह किसका है? यह कथन है करणी का, विकल्प सी सही है। किसका है? करणी का कथन है। जब पांडव घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, उन पांडवों का वनवास होता है, ठीक है, जब छिप कर रहते हैं तो तभी का ये बात है। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र किसने दिया था? वनवास के प्रारंभ में वनवास वाला बात वही, युधिष्ठिर को अक्षय पात्र किसने दिया था? तो सूर्य ने दिया था, विकल्प बी सही है। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः कौन रहता था? कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः कौन रहता था? तो दुशासन रहते थे, विकल्प ए सही है। ठीक है। और पांडवों की सेना के आगे कौन रहते थे? भीमसेन रहते थे। इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के कोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। अभिमन्यु पाठ से संबंधित उक्त कथन यह किसका है? तो ये कथन जो है वह द्रोणाचार्य का है, विकल्प सी सही है। किसका है? द्रोणाचार्य का है। इस जल इस जल प्रलय में रिपोर्ताज के अनुसार सन 1967 ईस्वी में पुनपुन का पाठ किस नगर में घुस गया? पुनपुन का पानी किस नगर में घुस गया? तो वह नगर था राजेंद्र नगर, विकल्प बी सही है। इस जल प्रलय में रिपोर्ताज के अनुसार सन 1967 ईस्वी में पुनपुन का पानी किस नगर में घुस गया? तो राजेंद्र नगर में, विकल्प बी सही है। मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देती हैं? मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देता है? शिक्षा देता है लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए, विकल्प ए सही है। मैं उर्दू और हिंदी का दो आप हूँ, मैं उर्दू और हिंदी का दो आप हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं, मैं एक नज्म हूँ, एक दोहा हूँ, न जाने किसका हूँ। कथन किसका है? कितना बढ़िया कथन है, और यह शमशेर बहादुर सिंह का है। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, विकल्प सी सही है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़ की विधा बताना है क्या है? तो बता दें कि इसकी विधा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, निराला की रचना है। दृष्टिकूट पदों से संबंधित सूरदास की रचना का नाम क्या है? दृष्टिकूट पदों से संबंधित सूरदास की रचना का क्या नाम है? तो साहित्य लहरी है, विकल्प सी सही है। इसमें कुल 118 दृष्टिकूट पद हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन किसका है? यह कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, विकल्प ए सही है। नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा पाठ किस पर सटीक व्यंग करता है? किस पर सटीक व्यंग करता है नेताजी का चश्मा? तो वो करता है नगर पालिका पर। किस पर? नगर पालिका पर करता है, विकल्प बी सही है। नेताजी का चश्मा ये कहानी है, और इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। कौन है? स्वयं स्वयं प्रकाश। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। स्त्री की शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक लेख प्रथम बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों
का खंडन शीर्षक लेख पहली बार 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। विकल्प ए जो है सही है। इसके लेखक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। किन्नड़ देश में किस विधा की रचना है? किन्नड़ देश में जो रचना है इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है किन्नड़ देश में। ठीक है, किसका है? राहुल सांकृत। निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानना है। असत्य कथन कौन सा है? बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद है। ये कथन यही गलत है। हरिशंकर परसाई का एक निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, उसी से है। बाएं पांव का जूता ठीक है, ये यही गलत है। ये सही कथन है। दाएं पांव का जूता, दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। तो विकल्प ए ही जो है वह गलत है। बाकी लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ये पहले वाला ही गलत था। मोर सखा मोर पखा सिर ऊपरी राखियो गुंज किमाल गरे पही रोगी। और पांव की उपर्युक्त पंक्ति जो है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार रसखान जी हैं। ठीक है, सवैया पद है रसखान जी का। तो विकल्प सी सही है यहाँ पर। यमराज की दिशा रचना की विधा क्या है? यमराज की दशा जो है इसके रचनाकार चंद्रकांत देवताले हैं। चंद्रकांत देवताले हैं और ये इसकी विधा है जो वह कविता है। विकल्प बी सही है, यमराज की दिशा। किसी भी विषय को संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को क्या कहा जाता है? किसी भी विषय को संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को क्या कहा जाता है? तो अनुच्छेद लेखन। विकल्प ए सही है, लिखने की कला है। स्ववृत्ति की आवश्यकता कहाँ होती है? स्ववृत्ति की आवश्यकता जो है वह रोजगार के लिए होती है। विकल्प ए सही है, रोजगार हेतु आवेदन के लिए होता है स्ववृत्ति। साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत में कितने सर्ग हैं? तो पहले तो बता दें साकेत जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें 12 सर्ग हैं कुल। यह राम कथा पर आधारित है। विकल्प सी सही होगा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है डॉक्टर नागेंद्र जी ने। विकल्प बी सही है। और निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? पत्र लेखन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रभान्वित सरल भाषा शैली होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। चरमोत्कर्ष जो है वह सही नहीं है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो गया। भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? भारत की सर्वप्रथम सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी जो समिति है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। विकल्प बी यहाँ पर सही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो स्वतंत्रता की प्राप्ति था मुख्य लक्ष्य, और क्या था? विकल्प डी सही है। और उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा है? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा है? तो अपनहूति अलंकार है। ठीक है, विकल्प डी सही है। जहाँ उपमेय को झूठ कहकर उपमान को सच्चा कहा जाए, ठीक है, वहाँ पे अपनहूत अलंकार होता है। विकल्प डी सही है। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे संदेह अलंकार होता है, निश्चय न हो पाए। तो विकल्प सी सही है यहाँ पर। अंगुली उठाना, अंगुली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगुली उठाना मतलब दोष लगाना, दोष निकालना। तो विकल्प यहाँ पर ए सही होना चाहिए।
ठीक है, निकालना न न देखिए, न को सही बना दीजिए, दोष निकालना, विकल्प ए यहाँ पर सही है। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घूस देना, क्या देना? घूस देना, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, अर्थ के अनुसार वाक्य का कौन सा प्रकार नहीं है? तो संबंध बोधक नहीं है, ठीक है, वो अर्थ के अनुसार बात कर रहा है। अगर अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद की बात की जाए तो कुल 8 भेद हैं, ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक और संकेतवाचक, ये 8 भेद हैं अर्थ के अनुसार, अगर बात किया जाए किसका? वाक्य का भेद। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? विकल्प ए सही होगा, संबंध बोधक नहीं है। नीचे दिए गए वाक्यों के सही वाक्य भेद को पहचानिए, नीचे दिए गए वाक्यों के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा और अब हमारी वीडियो देख रहा है, ठीक है। नीचे दिए गए, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। यह कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य है बताना है। बता दें, इसमें मिश्र वाक्य है, विकल्प सी सही है। और आप घबराओ मत, 2 दिन बचा है ना, 2 दिन में इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आप ये नहीं कहोगे कि हाँ एकदम बुरा हाल है मेरा। काफ़ी क्वेश्चन कराने वाले हैं। बैलगाड़ी में समास बताइए, आप कहीं से पढ़े हो, प्रैक्टिस तो करवा देंगे हम बढ़िया से। बैलगाड़ी में समास बताइए, कौन सा समास होगा? बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी, इसमें तत्पुरुष समास होगा, विकल्प डी सही है। विशेषण का भेद नहीं होता है, विशेषण का भेद कौन सा नहीं होता है? तो प्रभाववाचक विशेषण जो है यह विशेषण का भेद नहीं होता है। बाकी सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक ये सब होता है। और कविता का बहुवचन क्या होगा? कविता का बहुवचन होगा कविताएं, क्या होगा? कविताएं, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है? एक बार नहीं बहुत बार पढ़ चुके हैं। लिंग की दृष्टि से दही जो है यह पुल्लिंग है, क्या है? पुल्लिंग है, विकल्प बी सही है। दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा और लोभ, इन चारों में अभिलाषा जो है ना, अभिलाषा स्त्रीलिंग शब्द है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताना है 140 में। तो क्या क्या है? जवाब है गुलाब, हिसाब, शराब, और इसमें शराब जो है यह स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है, ठीक है। जवाब हिसाब और गुलाब। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें सबसे इस कौन सा पद सबसे कम योग्यता रखता है? इसमें सही उत्तर होगा डी, मतलब पुत्र। कैसे? दशरथ के यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। दशरथ के पुत्र राम ने, कर्ता ने कर्म को मारा, यानी कि कर्म कारक क्या हो जाएगा? राम, और संबंध कारक दशरथ। और किसको मारा? रावण को मारता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक यहाँ पे है, तो पुत्र जो है कम योग, सबसे कम योग्यता रखता है कारक पद बनने के लिए, विकल्प यहाँ पर डी सही है। सह हस्तेन खादति, सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? वह हाथ से खाता है, इसमें करण कारक होगा। जब साधन का, जब से का प्रयोग नहीं, हाँ से का प्रयोग जब साधन के रूप में किया जाए तो वहाँ पर करण कारक होता है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? विशेषण पद है आर्थिक। आर्थिक कैसा पद है? विशेषण पद है, विकल्प सी सही है। विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा शब्द बताना है। सीधा, हिमालय, झूठ, सच। जब किसी भी वस्तु का नाम रख दिया जाता है तो वही उसी को क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ का जब नाम रख दिया जाता है वो संज्ञावाचक विशेषण होता है, या किसी वस्तु का नाम ही वो संज्ञा होता है। श्रृंखला संज्ञा
भेद की दृष्टि से कैसा है? श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से कैसा है? तो वह समूहवाचक है। विकल्प ए सही है। और निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। हम सोते हैं, अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है। लतियाना, गरियाना, बतियाना जो हो गया नाम धातु क्रिया हो गया। संयुक्त क्रिया जो दो दो क्रिया एक साथ हो। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। विकल्प ए जो है सही है। जैसे पढ़ना में पठ धातु है। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? यहाँ बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, उसमें भाववाचक संज्ञा सा भाववाच्य है। विकल्प बी सही है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उत है, उच्च नहीं है। तो यहाँ पर उत सही होगा। उच्चारण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय होता है। और इसमें क्या कह रहा है कि किस में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो वासुदेव शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। बाकी पूज्य, करणीय, पाठक इसमें नहीं है। तद्धित प्रत्यय ऐसा होता है जो विशेषण सर्वनाम विशेषण के बाद में लगता है। साखी शब्द का अर्थ क्या है? साखी शब्द का सही अर्थ होगा साक्षी। ठीक है। साखी शब्द का सही अर्थ क्या होना चाहिए? साक्षी होना चाहिए। तो विकल्प इसमें डी वाला सही होगा। क्या होगा? साक्षी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। क्या बताना है? दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द कौन सा है? तो आराधना का क्या होगा? तपस्या होगा। विकल्प ए सही है। अन्य विकल्प सही नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? बता दें। प्रारब्ध, भविष्य, भवितव्य, नियत। नियत जो है ये वाला विकल्प बी वाला ये सही नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो वह अरबी भाषा का शब्द है सिफारिश। विकल्प सी सही है। अरबी का और शब्द जैसे वकील भी है, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा, ये सब अरबी के शब्द हैं। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना है। बता दें तेल जो है तद्भव शब्द है और तत्सम उसका होता है तैल। ठीक है। विकल्प सी जो यहाँ पर सही है। स्तंभ, स्तंभ जो है यह तत्सम है। इसका तद्भव खंभा होता है। और त्वरित का तद्भव तुरंत होता है। स्तन का तद्भव थन होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? रात्रि, कार्य, पंख, देव। रात्रि, कार्य, पंख, देव में पंख जो है तद्भव है। विकल्प बी यहाँ पर सही है, जिसका तत्सम पक्ष होता है। चाय आगत शब्द है। चाय जो है आगत शब्द है, सही बात है। यानी कि चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भी चीनी भाषा का शब्द है जो शुगर होता है। दूह प्लस राज की संधि क्या होगी? दूह प्लस राज की संधि बताना है। तो बता दें दूराज होगा। क्या होगा? दूराज होगा। विकल्प डी सही है। इसमें विसर्ग संधि है। ठीक। और तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद तत् धन आकार होगा। क्या होगा? तत् धन आकार होगा। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। और इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। कौन सी संधि है? जैसे निम्नलिखित का बताना है। निम्नलिखित में से क्या होगा? तो बता दें कि नी धन निम्न धन अंकित होगा। ठीक है। और इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक। निम्न का अंतिम अ जो है और अंकित का अ मिलकर बड़ा आ बन गया है। ठीक है। तो निम्नांकित हुआ है। जब संधि करते समय
जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोरमा में है मनः धन रमा, और पयोद में है पयः धन द, यशोधरा में है यशः धन धरा। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरु, गुरु धन ए होगा, विकल्प डी सही है, गुरु धन ए। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। वर्तनी पहचानना है सही शब्द इसमें से। अतिवृष्टि कैसे लिखा जाएगा? तो अतिवृष्टि लिखा जाएगा इस प्रकार, अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि। विकल्प कौन सा सही होगा इसमें? विकल्प होगा सही ए वाला। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा अहय तुकी। विकल्प देखिए कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से बताना है कि बुढ़ा कैसे लिखा जाएगा, या स्थायी या फिर चाहिए, वांग्मय, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध को सबसे पहले मार्क करेंगे, और इसमें जो स्थायी लिखा है वो इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध रूप होता है अस्थाई, मतलब बड़ी ई नहीं रहेगी यहाँ पे, य रहेगा। और स्वरों का प्रकार नहीं होता, स्वरों का प्रकार कौन सा नहीं होता? दीर्घ प्लुत स्पर्श ह्रस्व में से बता दें। स्पर्श नहीं होता, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और दीर्घ होता है। जैसे एक मात्रा रहेगा तब ह्रस्व कहेंगे, और दो मात्रा वाले को कहेंगे दीर्घ, तीन मात्रा वाला को जैसे उसको कहेंगे प्लुत। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? तो वह मातृभूमि में है, सीधा सीधा दिख रहा है। त्रि त्रि जो है ना, री उसमें लगा हुआ है, सभी जानते होंगे आप लोग। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर कैसे होते हैं? दीर्घ होते हैं, महाप्राण घोषो अघोष या अल्प क्या होते हैं? तो बता दें सब सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं, विकल्प डी सही है। ठीक है, अल्प प्राण होते हैं। य र ल व भी अल्प प्राण है। और पहला जैसे क से म तक का लिखा जाए, पहला लाइन, तीसरा लाइन और पांचवा लाइन जो है इस ये भी अल्प प्राण कहलाते हैं, जैसे क ग अंगा वाली लाइन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी की बोली है मगही, विकल्प डी सही है, बिहारी हिंदी। इसमें तीन बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। विभाषा से आशय क्या है? विभाषा से आशय बताना है। बता दें एक प्रांत की बोली है विभाषा, विकल्प सी सही है। ठीक है, और यहाँ पे बोले जो बिहारी हिंदी में तीन आता है, पश्चिमी हिंदी में पाँच, राजस्थानी हिंदी में पाँच, पूर्वी हिंदी में दो तीन आता है, जैसे अवधी आएगा, छत्तीसगढ़ी और बघेली। और एक है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में दो आते हैं। हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है, और हिंदी का विकास विकास संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद पुरानी हिंदी, फिर हिंदी आ गई। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ, किस अपभ्रंश से हुआ है? तो है सौरसेनी अपभ्रंश, विकल्प ए सही है। सौरसेनी से देखिए, जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी वाला भी हुआ है, राजस्थानी हिंदी वाला भी हुआ है पश्चिमी हिंदी से, और पश्चिमी हिंदी से और राजस्थानी हिंदी से सौरसेनी। एक पहाड़ी खस, खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से जो पहाड़ी हिंदी का हुआ है, और मागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, और मागधी जो है बिहारी हिंदी, हाँ, बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही था। जार्ज पंचम की नाक शीर्षक कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? जार्ज पंचम जो की नाव है यह कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, और जार्ज पंचम की नाक, नाक
अब देखिए इसको पढ़ना है, पढ़ कर के आपको उत्तर देना है। यहाँ पे कह रहा है 175 यानी 75 से 77 नंबर के प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश को पढ़ कर के देना है आपको। तो गद्यांश बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो इसको पढ़ के देखिए, आराम से पढ़ के उत्तर दे लीजिएगा, लेकिन हमको लग रहा है बहुत आसानी से दे पाएंगे आप। जैसे मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई, तो यहाँ पे वृक्षों ने पहुंचाई है गद्यांश के अकॉर्डिंग। वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तब वनों से बांधों को नुकसान थोड़ी होता है, बांधों को मजबूती मिलती है, सी वाला गलत है। और वनों से भूमि की उर्वरकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या हरे भरे वृक्ष लगाकर भूमि की उर्वरकता बढ़ाना है, वृक्षों की पत्तियों से खाद बनाकर पहुंचाई जा सकती है। और यहाँ पे 78 से 80 तक का प्रश्न इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े जेल में उनकी याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। मुक्ति मांगती सख्त संगठित, युक्ति सुसंगत, भक्ति अकंपित, कृति तेजस्वी, घृत हिमगिरि सी, मुक्ति मांगती गई अप्रहित हित। अंतिम विजय सुनिश्चित, पथ में क्यों अवसाद करें, उनकी याद करें। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। स्वाभिमान से कौन जीत सकता है, स्वाभिमान से कौन जीत सकता है? स्वाभिमान से वही जीतेगा जिससे कीमत गई चुकाई। गद्यांश के अनुसार जो देश के लिए बलिदानों को याद करता है, पैसा खर्च कर सकता है, तेजस्वी आकर्षक होता है नहीं। जो देश के लिए सर्वस्व दे सकता है, देश के लिए सर्वस्व दे सकता है, स्वाभिमान से वही जीतेगा। विकल्प सी सही है। देश के लिए किस प्रकार की रणनीति चाहिए? अति सुंदर, संगठित, तर्क संगत रणनीति चाहिए। विकल्प बी सही है। घृत हिमगिरी, घृत हिमगिरी का भाव क्या है? घृत हिमगिरी का भाव होना चाहिए हिमालय सी ऊंची धारणा, हिमालय से ऊंची धारणा होनी चाहिए। घृत हिमगिरी सी। ये रहे हमारे 100 प्रश्न जो यूपी केवीएस टीजीटी के लिए हैं, स्पेशल केवीएस टीजीटी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये फायदेमंद होगा। बता दें कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अब टच करने की कोशिश करेंगे, और आज और कल यानी कि 11 और 12 फरवरी ये दोनों डेट में काफ़ी अभ्यास करने वाले हैं हम, और कोशिश करेंगे शाम को लाइव आने के लिए। जब लाइव आएंगे तो समझ लीजिए लगभग 500 क्वेश्चन कवर कर दिया जाएगा, बहुत कम समय में, 2 घंटे में 500 क्वेश्चन कवर करेंगे हम। तो आपको आपके पास रिवीजन करने के लिए भी टाइम हो जाएगा, और आप काफ़ी आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।